हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल इन्फोयास। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, मतलब जैव प्रक्रम। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें कुछ स्पेशल है। क्या है स्पेशल? इस वीडियो में हमने दोनों ही लैंग्वेज का यूज़ किया है, हिंदी का और इंग्लिश का। ये जो वीडियो होने वाली है अपनी, ये बाइलैंग्वेज रहेगी। तो अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा थैंक यू कि आपने इतना सपोर्ट किया। अपने चैनल ने 1K सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं, अचीव कर लिए हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगैन। ओके, तो टाइम को वेस्ट किए बिना हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में। हमें लाइफ प्रोसेस में क्या क्या कवर करना है। सबसे पहले हम कवर करेंगे पोषण को, उसके बाद हम कवर करेंगे श्वसन को, जिसको रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, पोषण मतलब न्यूट्रिशन होता है, वहन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन, और उत्सर्जन मतलब एक्सक्रीशन। ओके, तो ये चारों टॉपिक्स अपने को कवर करने हैं, लेकिन इस वाले वीडियो में हम क्या कवर करेंगे? ओनली न्यूट्रिशन को, क्योंकि अगर पूरा ही कवर कर लेंगे इस वाले एक ही वीडियो में तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने इस दोस्तों के साथ आप इसे शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे जैव प्रक्रम। आखिर जैव प्रक्रम क्या होता है? देखो, जो जैव है ना, जैव और प्रक्रम वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जैव का मीन्स होता है लाइफ, मतलब कि जीवित। ओके, और प्रक्रम मतलब होता है जो क्रियाएं होती है। तो जीवित प्राणियों में जो क्रियाएं होती है, जो प्रोसेस होते हैं, उसे हम बोलते हैं जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस। ओके, तो हम इसे देख लेते हैं कि वे प्रक्रियाएं जो जीवित प्राणियों के अंदर जीवन को बनाए रखने के लिए होती है। हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया होती है? पोषण करते हैं अपन लोग, न्यूट्रिशन लेते हैं हम, रेस्पिरेशन होता है मतलब श्वसन होता है, परिवहन और उत्सर्जन। ओके, तो ये हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। बस इन्हीं प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम इन्हें कहा जाता है। ओके, इंग्लिश में देख लेते हैं। द प्रोसेस दैट आर असेंशियल टू मेंटेन लाइफ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मेन लाइफ प्रोसेस आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ओके, तो ये चार हमारे प्रोसेस हैं जो हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। आई होप कि आपको जैव प्रक्रम का मतलब समझ में आया होगा कि जो जैव प्रक्रम है, जो लाइफ में होने वाली जो क्रियाएं होती हैं, वही क्या कहलाती है? अपनी लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम कहलाती हैं। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन को, मतलब पोषण को। तो भोजन प्राप्त करने तथा उसे ऊर्जा, वृद्धि और शरीर की मरम्मत हेतु उपयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। हम जो खाना खाते हैं, खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिल पाए, हम ग्रो कर पाएँ। ठीक है, हमारे जो अपना जो न्यूट्रिशन सिस्टम है वो अपना कैसा रहे? हेल्दी रहे। इसलिए हम क्या करते हैं? न्यूट्रिशन को लेते हैं। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो भोजन को लेना ही क्या कहलाता है? अपना न्यूट्रिशन कहलाता है। ओके, इसमें अपन टाइप्स पढ़ेंगे पोषण के। तो 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं अपने। स्वपोषी जिसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और नेक्स्ट है अपना विषमपोषी जिसे कहा जाता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम बात किसी करेंगे? स्वपोषी की, मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की हम बात करेंगे। तो अपना जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो कौन सा होता है? जिसमें जीव अपना खाना स्वयं खुद ही बनाते हैं। हमारा खाना तो कौन बनाती है? हमारी मम्मी बनाती है। मम्मी तो डिपेंड है, किस पर डिपेंड है हमारी मम्मी? सब्जी पर डिपेंड है। ठीक है, मांस वगैरह इन पर डिपेंड है, जानवर पर डिपेंड है। ओके, लेकिन जो स्वपोषी होता है इसमें किसी पर डिपेंड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जो हरे पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो किसी पर भी डिपेंड नहीं होते, वो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। तो इसमें जीव स्वयं अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए हरे पौधे, जो कि किस प्रोसेस से करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से करते हैं। ओके, तो ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। एग्जाम्पल्स ग्रीन प्लांट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। किसको? प्रकाश संश्लेषण को। तो चलिए अपन डिटेल में इस प्रकाश संश्लेषण को, मतलब कि फोटोसिंथेसिस को समझते हैं। तो क्या होता है? जो प्लांट्स होते हैं, आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, जो प्लांट है, ठीक है, ये जो प्लांट है ये क्या कर रहा है? ये सनलाइट की प्रेजेंट में अपना खाना खुद बना रहा है। और कैसे कैसे बना रहा है? CO2, O2 और H2O, ये तीनों की इसको नीड होती है।
तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ग्लूकोज मतलब तथा आप भोजन तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ऑक्सीजन का और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसकी प्रेजेंट में? इस सनलाइट की प्रेजेंट में। उसे क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ओके, इंग्लिश में देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर ग्लूकोज मीन्स फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इन सब की प्रेजेंट में क्या क्या बनाता है? क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की सनलाइट के प्रेजेंट में क्या बनाएगा? ऑक्सीजन को बनाएगा। यही क्या कहलाता है? अपना फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ने जो रिलीज़ किया, किसने? प्लांट ने रिलीज़ किया, वही हम क्या करते हैं? उसी को हम ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो इसको अपन डिटेल में देख लेते हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा मतलब एटीपी, एटीपी का मतलब क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADPH में परिवर्तन होता है। किसका? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा कौन कौन सी? ATP और NADPH में परिवर्तन होता है। जल अणुओं का विखंडन होता है जिसे हम बोलते हैं फोटोलाइसिस, होकर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉनों का निर्माण होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का अपकरण होकर कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट में अपकरण मतलब उसको एब्जॉर्व करके क्या बना देगा? ये कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज बना देगा। ओके, तो इंग्लिश में देख लेते हैं अपन। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकंड होगा इसमें, सेकंड वाला जो होगा कन्वर्जेशन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मैंने आपको बता दी ATP और NADPH। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, फोटोलाइसिस टू फॉर्म ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स। आफ्टर देन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। ओके, तो ये सारा प्रोसेस जो होता है ये चलता है किसके अंदर? प्रकाश संश्लेषण में, मतलब कि फोटोसिंथेसिस में ये चलता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये। अब हम इसे इक्वेशन के थ्रू देख लेते हैं। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल से? 6 मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड के, प्लस 12 मॉलिक्यूल किसके हो गए? अपने वाटर के मॉलिक्यूल हो गए। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जो मॉलिक्यूल है उसकी किसकी प्रेजेंट में? सनलाइट की प्रेजेंट में प्लांट एंजाइम की मतलब कि क्लोरोफिल की प्रेजेंट में क्या बना दिया? ग्लूकोज का निर्माण किया है और ऑक्सीजन का निर्माण किया है और H2O का निर्माण किया है। ये सब किसकी प्रेजेंट में बनाया? इसने ग्लूकोज सनलाइट की प्रेजेंट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में क्या क्या टूट गया है? तो CO2 टूटा है और 12 H2O के मॉलिक्यूल्स टूटे हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स किसके में टूटे हैं? ये ग्लूकोज में, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ये अपना ऑक्सीजन हो गया और ये अपना 6 H2O इस मॉलिक्यूल में टूट गए। तो यही जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरी इक्वेशन है, ये आपको इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखनी है और ये इक्वेशन आपको एग्जाम में पूछी भी जाएगी, तो इसको आप याद रखना। ओके, हमारी बुक का NCERT में ये इक्वेशन पूरी दी गई है। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। फोटोसिंथेसिस किस में होता है? ये लीफ में होता है। लीफ क्या करेगी? सनलाइट की प्रेजेंट में CO2 को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, और किसकी प्रेजेंट में? प्लांट एंजाइम जो कि क्लोरोफिल होता है। ओके, ये CO2 देखो जा रहा है इसके अंदर, है ना, ये सनलाइट की प्रेजेंट है ये। फिर उससे वाटर भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा। उसके बाद क्या बनेगा? O2 बनेगा और ग्लूकोज बनेगा। अच्छा, ये जो पूरा प्रोसेस है कहाँ होता है? ये लीफ के अंदर होता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो प्लांट, ये पूरा प्रोसेस कहाँ होता है? लीफ के अंदर होता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, आगे समझ में। जब प्लांट होता है वो किसकी प्रेजेंट में? सनलाइट की प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को और H2O को तोड़ता है। किस में? ग्लूकोज में, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में और H2O में तोड़ता है। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? अपना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। क्लियर हो गया इतना? अब बात करेंगे अपन क्लोरोप्लास्ट की। ये जो पूरा फोटोसिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस हुआ है प्रकाश संश्लेषण का, इसके लिए एक कोशिकांग होता है। ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनेल्स होता है। इसको क्या बोलते हैं अपन? क्लोरोप्लास्ट या हरितलवक कहते हैं। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण विशेष कोशिकांगों में होता है जिन्हें क्लोरोप्लास्ट या हरितलवक कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नामक हरा रंजक पाया जाता है। अपने जो प्लांट्स होते हैं वो हरे रंग के ही क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें हरे रंग का क्या पाया जाता है? एक हरा रंग का वर्णक पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स टेक्स प्लेस इन स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. Chloroplasts are green in color because they contain a green pigment that is called chlorophyll. ओके, तो इसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। जैसे कि हमारा जो कलर है, ह्यूमन बॉडी का जो कलर होता है वो ऐसे गेहूं कलर, ये ऐसे कलर क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर कौन सा वाला पिगमेंट पाया जाता है? हमारे अंदर पाया जाता है मेलानिन। इस वजह से हमारा कलर ऐसा होता है। ठीक है,
तो ऐसे जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें कौन सा पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से उससे क्या वो क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट क्या कहलाता है, क्लोरोफिल कहलाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये पिक्चर में आपको दिखा दी है, ये लीव्स है अपनी, ठीक है। इसमें अपने क्या पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट, इसी को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कुछ स्टेप से होती है, ठीक है। जब उसका टेस्ट देखेंगे अपन माइक्रोस्कोप में तो आपको कुछ स्टेप से इसकी स्ट्रक्चर नजर आएगी। ये क्या है, ऑर्गेनल से किसकी, प्लांट के, मतलब कोशिकाएं हैं किसकी, पादप की। चलिए बात करते हैं अपन किसकी, रंध्र की, मतलब कि स्ट्रोमेटा की। तो पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, कहाँ होते हैं, ये पत्ती की निचली सतह पर होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं अपन, रंध्र कहते हैं। प्रत्येक रंध्र दो बीज के आकार के रक्षक कोशिकाओं से घिरा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स जिसे कहते हैं ना, उससे घिरा होता है प्रत्येक रंध्र। आगे समझ में, अभी आपको मैं इसकी स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं अपन। स्टोमेटा आर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, मेनली ऑन द अंडरसाइड। ईच स्टोमेटा इज सराउंडेड बाई टू बीन शेप्ड दैट इज कॉल्ड ऑर्गन गार्ड सेल्स, इसको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स इसको कहा जाता है, ठीक है। तो जो अपने प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है वो इसी के माध्यम से होती है। कैसे, मतलब सनलाइट प्रेजेंट अंदर जाती है और कैसे CO2 अंदर जाता है, कैसे ऑक्सीजन बाहर निकलता है, क्यों होता है, ये सब कुछ किसकी वजह से होता है, रंध्र की वजह से होता है। अब मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। तो ये रही इसकी स्ट्रक्चर, आपको नजर आ रही है, ये लीफ होगी अपनी। यहाँ पे छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छोटे छोटे से, है ना, उनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। और यहाँ जब ये एंटर करता है, CO2 एंटर करता है, उसके लिए क्या होती है, गार्ड सेल्स होती है, ठीक है, इस टाइप से। इस गार्ड सेल को आप यहाँ देख सकते हो, मैंने यहाँ दिखा दिया आपको। तो ये पूरी गार्ड सेल होती है इस टाइप से, ताकि वो अंदर एंटर करने में हेल्प करती है। ओके, ये क्या, यही होता है अपना क्या, स्टोमेटा या फिर रंध्र कहलाता है। ओके, अब हम देख लेते हैं रंध्र के कार्य, क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं स्टोमेटा के। तो ये गैसों का आदान प्रदान, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 का प्रवेश और O2 का निष्कासन करता है। ओके, वाष्पोत्सर्जन मतलब कि ट्रांसपिरेशन, अतिरिक्त जल वाष्प का बाहर निकलना, जो ज़्यादा जल होता है वो बाहर निकलता है, जैसे हमारे किस रूप में निकलता है, पसीने के रूप में, यूरिन के रूप में हमारा जो जल है वो बाहर निकलता है। लेकिन इसमें कैसे निकलेगा, ये ट्रांसपिरेशन के माध्यम से बाहर निकलेगा। ओके, जल वाष्प के माध्यम से। पौधे में जल संतुलन को बनाए रखते हैं कौन, रंध्र। ओके, ये इनके फंक्शंस होते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं इसे। एलो एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक CO2 एंटर्स एंड O2 मतलब ऑक्सीजन एग्जिस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर वेप्योर के रूप में बाहर निकलता है। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। मेंटेन वाटर बैलेंस इन द प्लांट बाय रेगुलेटिंग ट्रांसपिरेशन। ओके, तो मतलब पौधे में जल का संतुलन बनाए रखने में भी हेल्प करता है। तो ये इसके कार्य होते हैं, किसके होते हैं, रंध्र के। फंक्शंस हमने कवर कर लिए स्टोमेटा के, और मैंने आपको डायग्राम बता ही दिया था इसका, है ना, ये रहा इसका डायग्राम। ओके, चलिए अपन आगे कवर करते हैं अब। तो यहाँ तक जो अपना था, क्या था बताइए, स्वपोषी पोषण मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब विषमपोषी पोषण के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके एग्जाम्पल कौन हो जाएंगे, हम लोग हो जाएंगे। तो पहले तो देख लेते हैं कि वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, लाइक ह्यूमन, हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ये अपना भोजन अन्य पौधों या प्राणियों पर निर्भर होकर प्राप्त करते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स और एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। ओके, तो विषम पोषी जो पोषण है, जो अपना हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, प्राणिशम पोषण जिसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, नेक्स्ट होता है सेकंड व्रतजीवी पोषण जिसको बोलते हैं अपन सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और थर्ड अपना होता है परजीवी पोषण जिसको बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो इन तीनों को हम डिटेल में कवर करेंगे। ओके, बात कर लेते हैं पहले अपन होलोजोइक न्यूट्रिशन की। तो जीव ठोस भोजन को ग्रहण करते हैं, पचाते हैं और अवशोषित करते हैं, जैसे कि मानव और अमीबा, हम भी किस में आते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन में ही आते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म ingest, digest and absorb solid food, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स एंड अमीबा, ये दो इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट है हमारा मृतजीवी पोषण, जिसको हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो इसमें जीव क्या करते हैं, मृत और सड़े गले जो पदार्थ होते हैं ना, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंद है, मशरूम है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, फॉर एग्जाम्पल है फंजाई एंड मशरूम। थर्ड अपना हो जाएगा परजीवी पोषण, जिसको हम बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन।
इसमें क्या होता है, जीव किसी जीवित प्राणी से भोजन प्राप्त करते हैं और उसे हानि पहुंचाते हैं, जैसे कि अमरबेल, जोंक, फीताकृमि। तो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स होस्ट हार्मिंग देम, फॉर एग्जाम्पल लीच, टॉप वॉर्म। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आगे समझ में देखो, इसका मैं आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझाती हूँ। जो जू होती है ना, अपन मानव कैसा है, वो खुद ही विषमपोषी पोषण है ना, हेटेरोट्रॉफिक है। लेकिन हम पर भी निर्भर कौन है, परजीवी पोषण, मतलब कि जैसे जू है तो बस ये हमको नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो वही इसमें आता है, परजीवी पोषण में क्या होता है कि विषमपोषी पोषण से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उससे हानि भी पहुंचाते हैं। इस एग्जाम्पल क्या होगी, अमरबेल, जोंक, फीताकृमि, टॉपवर्म, लीच। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये। ओके, अब आगे चलते हैं अपन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमीबा में पोषण की, मतलब न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा एक कोशिक जीव है, मतलब कि इसमें एक ही कोशिका पाई जाती है। ये पाई जाती है। ये भी कैसा होता है, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें समपोषी पोषण मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है, जैसे जैसे कि मैंने आपको भी बताया था। तो सबसे पहले इसकी क्या क्रिया होती है, अंतर्ग्रहण। ये ग्रहण लिख रहा है, इसको अंतर्ग्रहण में कहते हैं, मतलब कि पहले ये भोजन को अंदर करता है, इंजेक्शन करता है। अमीबा भोजन कणों को अपने झूठे पैर, मतलब जो इसके पादाप होते हैं ना, जो अमीबा की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस टाइप से होती है ना अमीबा की जो स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये इसके क्या होती है, इसके पैर होते हैं। ओके, तो कहीं से भी पैर बना लेता है और कहीं से भी मुंह को बना लेता है। तो इनसे क्या करता है, अपने पैरों को खींचता है, अंदर लेता है। किसको लेता है, भोजन को। ये कोई भी भोजन है, ये कोई भी इसका खाद्य कण है, इसको क्या करेगा, पैरों की सहायता से अंदर लेगा। ठीक है, फैलाकर पकड़ लेता है और अंदर खींच लेता है। इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। अमीबा फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूपोडिया टू सराउंड एंड एंगल फूड पार्टिकल्स। ओके, फिर नेक्स्ट इसमें क्या होता है, इसने इसको अंदर खींचा। फिर नेक्स्ट अपना इसका क्या होता है, डाइजेशन मतलब पाचन होता है। तो भोजन का पाचन फूड वैक्यूल में एंजाइम की सहायता से होता है। यहाँ इसके वैक्यूल्स बने होते हैं इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमारा आमाशय होता है ना, हमारा पेट, हमारा जो स्टोमक होता है, वैसे इसमें बीच में क्या बना होता है, खाद्यधानी बनी होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल बोलते हैं। तो द फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड अ फूड वैक्यूल विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनके एग्जाम से क्या करता है, इसको फूड वैक्यूल को एंजाइम की सहायता से ये होता है। ठीक है, फूड का जो पाचन होता है, जो डाइजेस्ट होता है। ओके, इसका स्ट्रक्चर अपन देख लेते हैं कैसे कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पर आप पहले अपन थोड़ा सा इसको और कवर कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो प्रोसेस होता है वो होता है अवशोषण का, मतलब कि एब्जॉर्प्शन का। तो पचा हुआ भोजन साइटोप्लाज्म से मिलकर ऊर्जा, वृद्धि और मरम्मत के लिए उपयोग होता है। इसको जिस चीज़ की नीड होती है ना, तो वो तो किससे काम में आता है, इसका ऊर्जा में वृद्धि करने में और शरीर की मरम्मत के लिए काम में आता है। द डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेज इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड इज यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। और नेक्स्ट जो इसका प्रोसेस होता है वो होता है इसका एसिमिलेशन, मतलब कि स्वांगीकरण। तो अवशोषित भोजन का प्रयोग कोशिका की विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं में किया जाता है। द ऑब्जर्व्ड फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। आए समझ में। तो इंजेक्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन और अब क्या चलेगा अपना एगेशन, मतलब कि उत्सर्जन। अब अपचित भोजन को अमीबा अपनी झिल्ली फाड़कर बाहर निकाल देता है। ठीक है, यहाँ से बाहर को निकाल देगा। ये आपको नजर आ रहा है, ये देखो दोनों में मैंने इंग्लिश में भी हिंदी में दोनों में आपका डायग्राम आपको बनाकर दे दिया है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रो आउट ऑफ द सेल बाय रप्चरिंग द सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये केंद्रक है इसका। ठीक है, ये इसकी खाद्यदानी बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, यहाँ पर ये इसके पादप बने हुए हैं, मतलब कि इसके क्या बने हुए हैं, स्यूपोडिया इसको बोलते हैं अपन। इन्हीं की सहायता से फूड को ये अंदर लेता है। ठीक है, और एक खाद्यदानी से जिसको काम आने वाली जो चीज़, जो न्यूट्रिशंस होता है वो तो अंदर रह जाता है, और जो अनडाइजेस्ट फूड होता है वो किससे बाहर निकल जाता है। ओके, ये आप देख सकते हो, यहाँ भी मैंने इंग्लिश में इसको कवर कर दिया है। ठीक है, तो ये था न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब हम किस में कवर करेंगे, अब हम किसको करेंगे कवर, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ओके, अब ह्यूमन में न्यूट्रिशन पढ़ने के लिए भी इसके 6 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले तो अपना माउथ ही है, जिसको बोलते हैं मुंह। आपको नजर आ रहा है ये मुंह है ना, मुंह से अपनी जो ट्यूब्स जारी होती है, कुछ ऑसोफेगस वगैरह, ट्रैकिया वगैरह जारी होती है। तो हम ऑसोफेगस की पहले बात करेंगे। तो सबसे बात करते हैं मुंह की। मुंह में क्या क्या पाए जाते हैं, दांत है, टंग है, अपने को नजर आ रहा है ना, इसकी बात करेंगे। तो दांत भोजन को चबाते हैं। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में बदलता है। हमारी जो लार आती है उसमें कौन से वाला एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है, जो कि स्टार्च को किस में चेंज कन्वर्ट करेगा, ये शर्करा में बदल देगा। तो टीथ च्यू फूड, सलाइवा कंटेन्स सैलिवरी एमाइलेज विच डाइजेस्ट स्टार्च इनटू शुगर।
तो पहले जो अपन दाँतों से जो खाने को चबाते हैं फूड को, उसको बोलते हैं मैस्टिकेशन बोलते हैं उसे, ठीक है ना। और ये मैंने आपको बता दी कि लार में कौन सा वाला एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को शर्करा में या शुगर में चेंज करने में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट अपना आता है ऑसोफेगस, जिसको बोलते हैं ग्रास नली। ये कि स्ट्रक्चर ऐसे जारी होती है, ठीक है, आपको नजर आ रही है। 1 मिनट रुको, मैं इसको रफ करके दिखाती हूँ। तो ये जो नली जारी, इसको ये हम बोलते हैं क्या, ऑसोफेगस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रास नली क्या करती है, भोजन को पेरिस्टाल्टिक गति द्वारा पेट तक पहुंचाती है। पेट मतलब कि इसको आमाशय तक, ये हमारा स्टोमक है, यहाँ तक पहुंचाती है, ठीक है। किसके द्वारा, कौन सी गति से, पेरिस्टाल्टिक गति से। तो इंग्लिश में देख लेते हैं, ट्रांसफर्स फूड टू स्टोमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, फिर हम बात करेंगे किसकी, आमाशय की बात करेंगे, स्टोमक की बात करेंगे। अब ये जो हमारा आमाशय होता है, ये यहाँ से तो किससे जुड़ा होता है, ये ऑसोफेगस से, मतलब कि ग्रास नली से जुड़ा होता है, ठीक है। और नीचे किससे जुड़ा होता है, ये छोटी आंत मतलब कि क्षुद्रांत, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टिन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो पहले बात करते हैं जो खाना अपना यहाँ पर आता है। अब इसमें सारा प्रोसेस होता है, जो अपना पूरा डाइजेशन सिस्टम होता है पूरा, वो इसके माध्यम से ही होता है। तो इसमें गैस्ट्रिक जूस होते हैं, इसमें कौन कौन से होते हैं, आमाशय में गैस्ट्रिक रस बनता है, जिसमें HCl जो कि बैक्टीरिया को नष्ट करता है, ये जो अपना HCl होता है। और ये HCl कहाँ पाया जाता है, अपना यकृत में पाया जाता है, ओके, जिसको हम बोलते हैं लीवर, ठीक है। लीवर के अंदर अपना HCl होता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है ना, जो प्रोटीन हमने लिया है उसको डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है, पेप्सिन करता है। और म्यूकस, जिसको हम बोलते हैं क्या, श्लेष्मा, तो म्यूकस क्या करता है, पेट की दीवार को बचाता है, इस दीवार को ये बचाता है, ठीक है, जो अंदर से दीवार होती है उसको बचाता है। इंग्लिश में देख लेते, तो इसमें कुछ गैस्ट्रिक जूस होते हैं, लाइक HCl किल्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल्स करता है। ये पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, डाइजेस्ट प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। और जो म्यूकस है वो प्रोटेक्ट्स स्टोमक वॉल, जो हमारी स्टोमक वॉल होती है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी जो प्रोसेस होता है कहाँ होता है, पूरा स्टोमक में, ये आमाशय में होता है, ठीक है। अब फोर्थ हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टिन, छोटी आंत जिसे कहते हैं, उसको हम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी होता है, इसका हम बोलते हैं क्षुद्रांत्र भी इसे कहा जाता है, ठीक है, हिंदी में से क्षुद्रांत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो जो खाना था अपना, पहले तो मुंह से कहाँ पर आया, ये ग्रास नली में आया था, ऑसोफेगस में आया था, ऑसोफेगस से आता था, ये किस में चला गया था, ये आमाशय मतलब कि स्टोमक में चला गया। और स्टोमक ने फिर कहाँ भेजा इस खाने को, छोटी आंत में। तो देखते हैं छोटी आंत में क्या होता है। तो मुख्य पाचन व अवशोषण यहीं पर होता है। जो अपना मेनली जो डाइजेस्ट वाला काम होता है वो कहाँ होता है, इसी में होता है। यकृत से पित्त रस आता है जो वसा को इमल्सिफाइड करता है। अग्नाशय से रस आता है जो प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। और आंत्र की दीवार पर विली होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दीर्घरोम भी कहा जाता है उन्हें ना, जो अवशोषण का कार्य करती है, ठीक है। अब अपन इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। मेजर साइट ऑफ डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन, सारा काम किस में होता है, इसी के अंदर होता है। रिसीव्स बाइल फ्रॉम लीवर, बाइल इमल्सिफाइज फैट्स, रिसीव्स पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रीज, लाइक enzymes digest proteins, fats and carbohydrates. Inner walls have villi for absorption. विली को क्या, विली मतलब क्या होता है, दीर्घरोम कहते हैं ना, जो छोटी छोटी ऐसी जो उंगली के समान प्रावर जैसी स्ट्रक्चर होती है, इस टाइप से किस में होती है, इसके अंदर होती है, जो ये काम करती है वो खाने को अवशोषण करने में, मतलब कि एब्जॉर्प्शन करने में वो वर्क करती है। तो ऐसे में अपना जो मेन काम होता है, किसको, खाने को डाइजेस्ट करने का, वो काम किस में होता है, छोटी आंत में, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ओके। अब पांचवा हम बात करेंगे बड़ी आंत की, मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन की, जो कि अपना ये रहा, ये अपना क्या रहा, क्या लार्ज इंटेस्टाइन कहलाता है। और फिर यहीं से अपना क्या कनेक्ट होता है, एनस, जिसको बोलते हैं गुदा, जिसमें जो अनडाइजेस्ट फूड होता है वो बाहर निकल जाता है। तो इसकी बात करते हैं, इसके अंदर क्या होता है। तो ये एक तो जल का अवशोषण करता है, जल को, जो पानी हम पीते हैं ना उसको एब्जॉर्ब करता है। तो अपचित भोजन से जल अवशोषित करता है तथा मल का निर्माण करता है। ये कौन करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन करता है। आगे पूरा समझ में। तो एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, और फिर एनस मतलब कि जो गुदा होता है, यहाँ से जो अनडाइजेस्ट फूड होता है वो बाहर निकल कर चला जाता है। तो यही अपना पूरा क्या था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। देखो, सबसे पहले हमने बात किसकी करी थी, माउथ की बात करी थी, मुख की, है ना, मुंह की बात, पहला हमने माउथ की बात कर ली थी। दूसरा हमने किसकी बात करी थी, ग्रास नलिका की, जो कि कहाँ से, माउथ से कहाँ पर आ रही थी, आमाशय में खुल रही थी, ठीक ना। तीसरी हमने बात किससे करी थी, आमाशय की बात करी थी। चौथी हमने स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि इस वाले की बात करी थी।
और पाँचवा हमने किसी बात करी, फिर खाना कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो अनडाइजेस्ट होगा वो एनस द्वारा बाहर निकल कर चला जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आप बोर हो जाओगे। हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे श्वसन को, मतलब रेस्पिरेशन को। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करते रहिए। ओके, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि आपको किसी और टॉपिक पर जो आपके समझ में नहीं आया, अगर उस पर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट्स में बताइएगा, आपके लिए वो टॉपिक क्लियर कर दिया जाएगा।